औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंगें, अफरा तफरी, हिजान, मुजाहरे, इसराइल फ़लस्तीन, मामला कहाँ जाएगा? ये बड़ी जंगों की तरफ जा रहा है मामला। उधर यूक्रेन की जंग ख़त्म नहीं हो रही, उधर पहले दुनिया ये कोविड अचानक आ गया, उससे बाहर निकल के ख्याल ये था कि शायद कोई इस्तेकाम आ जाएगा, मज़ीद अदम इस्तेकाम हो गया और बहुत सारी जंगें शुरू हो गई हैं एक ही वक्त में। ऐसा लगता है कि कभी कभी तो यूँ लगता है कि शायद ये एक बहुत बड़ी जंग है और उसमें छोटे छोटे फिर बहुत सारे प्लेयर्स लड़ रहे हैं आपस में। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो शायद अलग अलग लड़ रहे हैं और कोई एक पावर उनके साथ कभी नज़र आती है, कभी दूसरी पावर। लेकिन ये दुनिया जा कहाँ रही है? महंगाई, बेरोज़गारी, टेक्नोलॉजी, ये जो कुछ बहरहमर में हो रहा है, सप्लाई चेन्स, जहाज़ अगवा होने शुरू हो गए हैं, हम जा किस तरफ रहे हैं? और ये दौर क्या है? मेरे साथ इस वक्त एक बड़ा नाम है, बैनुल-अक़वामी सतह पे बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं एक तवील अरसे से, और वर्ल्ड वाइड फंड जो दुनिया की सबसे पुरानी तंजीम है जो क्लाइमेट या नेचर या जो माहौल है दुनिया का, जो को बड़ा ख़तरा करार दिया जा रहा है आने वाले दिनों में। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कहीं पता चलता है कि आग लग गई ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में अचानक जनाब टेम्परेचर पहले कुछ होता था, पाकिस्तान में अचानक कुछ हो गया, यूरोप में कुछ और हो गया। तो ये सारे मामलात पे नज़र भी रखते हैं, पढ़ाते भी हैं, और इनके बड़े ज़बरदस्त किस्म के इनके स्टूडेंट्स हैं। लेकिन एक आध कोई निखट्टू भी है जिसमें मैं भी हूँ, और मेरे साथ जाहिर है कि मेरे टीचर भी रहे हैं, प्रोफेसर आदिल नजम साहब। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, पहले तो ज़ाती सवाल, कितने ममालिक दुनिया के आपने देखे हैं अभी तक? काफ़ी देख लिए जी। अंदाज़ा मैंने आई थिंक 60 के करीब। जी। अच्छा, और हर जगह है जाना, हर जो जगह। आपका सवाल है, हर जगह है जाना। अच्छा, हाँ, लेकिन मैं सारी दुनिया घूम आया। ये अच्छा, तर्ज नहीं, ये दौर नहीं, लाहौर जहाँ में और नहीं। ओ वाह वाह, पहले क्या लाहौर को प्लग कर लो। क्या बात। अच्छा, तो हिजान की अलामत ये होती होगी कि आपसे पूछते होंगे अब क्या होगा? एक आई थिंक मुझसे पूछें या ना पूछें, लेकिन ये जो सवाल है ना कि अब क्या होगा, इस सवाल ने एक नई अहमियत ले ली है। क्योंकि जिसको हम हिजान या केओस कह रहे हैं, वो होता ही है कि जो आपको एक अंदाज़ा होता है ना कि आपको पता है कि अब क्या होगा, चाहे वो आपको पसंद आए या ना हो, लेकिन एक तरह से एक ऑर्डर होता है, कुछ ज़वाबित होते हैं, कुछ कवायद होते हैं। ये चौधरी होता है, मैं मुजारा होता हूँ, उसके पास पैसा होता है, मेरे पास पैसा नहीं होता। लेकिन उस तमाम के बीच में देयर इज़ अ सर्टन स्टेबिलिटी, देयर इज़ अ सर्टन प्रेडिक्टेबिलिटी। और फिर तारीख के बहुत सारे मौक़ों में एक वक्त आता है कि वो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो बिफर जाती है, और मेरे ख्याल में हम उस वक्त में। डॉक्टर साहब, आपको एक वक्त याद है कि जब लोग प्लान करते थे कि अगले साल गर्मियों की छुट्टियों में हम वहां जाएंगे? रिमेंबर, एक दौर था। अब ये नहीं पता होता कि परसों क्या करना है, वो कहते हैं कल बताएंगे। तो ये वो एक तरह से हाल है जब पता कुछ नहीं है। हाँ, ये भी एक तरह से तो ये भी है जाना ना, कुछ टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, कुछ वर्ल्ड हमारी ज़िंदगी की स्पीड बदल गई है। लेकिन उससे ज़्यादा जो एक दुनिया का जो एक बैलेंस है ना, आपने माहौल की बात की, एक तो क्लाइमेटिक बैलेंस भी बदल गया ना, कि सैलाब कब आना है और कहत कब आना है और हीट वेव कब आनी है। एक वो तो अलग चीज़ है। मैं तो सियासी तौर पर जो एक बैलेंस है, जो आप कह रहे हैं, एक वक्त याद होगा आपको, एक वक्त याद होगा जब कोल्ड वॉर थी और हम समझते थे कितनी बुरी बात है कि दुनिया जो है वो बिखरी हुई है। अब जब हम मूवी वापस देखते हैं तो कई बार लगता है यार वो दैट वाज स्टेबल, कि वो जो कोल्ड वॉर थी सोवियट्स और अमेरिका की, उसमें खास किस्म की स्टेबिलिटी थी। दे माइट बी द गुड ओल्ड डेज। अच्छा, एक इल्मी बहस होती थी, जमहूरियत है, सोशलिज्म क्या होता है, ये क्या किताबें लोग पढ़ रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि ये सुर्ख है के नाले लगे, मतलब एक इस वक्त किसके दरमियान लड़ाई हो रही है? किसके दरमियान लड़ाई हो रही है? जैसे कि आपने दुरुस्त कहा, बहुत सी लड़ाइयाँ हो रही हैं, और एक तो ये नहीं पता लगता कि वो लड़ाई, बिल्कुल जो मैं आपकी बात रिपीट कर रहा हूँ, एक तो या तो वो लड़ाइयाँ जो हैं वो अलग अलग हो रही हैं, स्पोरेडिक हैं, कि यहाँ उठ गई, वहाँ उठ गई, यहाँ उठ गई, और या ये है कि वो एक बहुत बड़े पस मंज़र का एक हिस्सा है। दे ऑल कनेक्ट समहाउ, और शायद दोनों चीज़ें हैं। लेकिन जो आपका सवाल है कि लड़ाई किसके दरमियान हो रही है, मेरे ख्याल में लड़ाई जो है
वो इंसानियत और इंसानियत के मुस्तकबिल के दरमियान हो रही है, जिसका मतलब ये है कि देयर इज़ नो वे वी कैन विन। लड़ाई हमारे साथ हो रही है, हम एज एन ह्यूमन स्पीसीज, जिसका मतलब है ये तो कुछ लगनी है। कोशिश ये है कि इस लड़ाई से जो कुछ निकलेगा वो एक नया बैलेंस होगा, नया ऑर्डर होगा, नया ऑर्डर होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा, इसकी बात नहीं है। मैं मुझे इधर एक्सप्लेन करें, ऑर्डर से क्या मुराद है आपकी? ये कौन सा ऑर्डर है जो इस वक्त चल रहा है? ये ऑर्डर नहीं है, ये डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर है। आज से मेरे ख्याल में 7-8 साल पहले न्यूज़ लाइन एक हमारा बड़ा अच्छा रसाला होता था, उसमें मैंने एक पर्चा लिखा था कि द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर, और बहुत सारे लोग इसकी बात करें। तब हम बात ये करते कि मे बी अ न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर इज कमिंग। अब मेरे ख्याल में हम तस्दीक शुदा ये कह सकते हैं कि आप और मैं एक वर्ल्ड डिसऑर्डर में रह रहे हैं। और सच्ची बात यह है शायद कि आप और मैं और आपके ज़्यादातर देखने वाले, हमने डिसऑर्डर नहीं देखा, हमने मुख्तलिफ ऑर्डर देखे हैं। और ऑर्डर का मतलब है कि अगेन एक खास कवायद है, अच्छे बुरे की बात नहीं है, लेकिन देयर इज अ सर्टेन नॉलेज कि दुनिया किन रूल्स पे चलेगी। कौन आंख दिखाएगा तो इतना पढ़ेंगे तो ये जॉब मिलेगी, तो रिटायरमेंट्स होंगी, तो लोग फैमिली वैल्यूज हैं, हाँ, ये वो भी, लेकिन कौन आंख दिखाएगा, कौन सा मुल्क आंख दिखाएगा तो मैं चुप हो जाऊंगा। नहीं, ये ऑर्डर क्या हाईएस्ट लेवल पे है मैं या तो ग्लोबल ऑर्डर सड़क के ऊपर भी है? मैं नहीं, सड़क पे तो अब डिसऑर्डर जब हुआ है तो वो हर जगह है। सड़क पे डिसऑर्डर जो है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन अगर पहले ऑर्डर की बात हम करें तो हमारी जो जिंदगी है और आपके ज्यादा देखने वालों की, उसमें या तो हमने कोल्ड वॉर का एक ऑर्डर देखा है। ठीक है। ऑर्डर ये था कि 2 चौधरी, उन्होंने दुनिया बांटी हुई, चूज कर लो तुम किसके साथ हो, दोनों के साथ नहीं हो सकते, राइट। उसको आपने फिर कैपिटलिस्ट कम्युनिज्म ये वो कर दिया। फिर वॉल टूटी, एक नया ऑर्डर किस्म का आया, यूनिपोलर, एक ही अमेरिका है, एक चौधरी, राइट। ठीक है। उसने कह दिया जी एंड ऑफ हिस्ट्री का जो नाम इसी से आया ना, उन्होंने कहा जब एक चौधरी है तो अब हिस्ट्री की क्या जरूरत है। ठीक है। फिर पता लगा हिस्ट्री तो एंड कोई नहीं हुई, राइट। लेकिन वो चौधरी, फिर हमने दूसरा एक ऑर्डर बनता हुआ देखा जिसमें आपका चाइना के राइज है। मैं भी आता हूँ स्ट्रीट पे, और वो एक ऑर्डर बनने की कोशिश कर रहा है। और ऑर्डर जब बनने की कोशिश करता है ना, इस तरह की लाइफ पैदा होती है तो उसमें दर्द भी होता है, उसमें धक्का भी होता है, उसमें खून भी होता है, उसमें चीख भी होती है। और उससे जो हम मेरे ख्याल में इस वक्त मौके पे हैं वो ये है कि नया ऑर्डर क्या होगा। और नए ऑर्डर में हम ये सोचते थे, आप और मैं भी जब कई इस पे बात करते थे, कि यार ये सारा ऑर्डर जो है ना, ये इन चौधरियों का खेल होगा। चाइना और अमेरिका होंगे, और या ये अमेरिका आ होगा, जाएगा, या फिर भारत उठाएगा, या यूरोप उठाएगा। अब वो जो स्ट्रीट वाले हैं आपके दोस्त और मेरे दोस्त, तो कहते हैं लाखों लोग निकले नहीं यार, हम भी इसका, ना सिर्फ हम ऑर्डर का हिस्सा है, वी मे बी मेकिंग द ऑर्डर, राइट। सो ये, और दिस इज नॉट ऑल्सो जो हम अभी देख रहे हैं खुसूसन फलस्तीन के हवाले से, ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ये वाहिद चीज नहीं है। आप पाकिस्तान की सियासत देख लें, उसमें जो स्ट्रीट है उसकी अहमियत बढ़ गई। लेकिन मैं कई बार जिक्र करता हूँ, आप कोविड से पहले अगर याद करें, राइट बिफोर कोविड, आप अगर अपना अखबार देखते थे, अगर अखबार देखते थे या फेसबुक देखते थे, तो क्या तस्वीरें देखते थे? लंदन स्ट्रीट पे कौन है? बहुत से नौजवान, एक्सटिंक्शन रिबेलियन। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, क्या हो रहा है? स्ट्रीट पे कौन है? बहुत से नौजवान। बेरूत, हांगकांग, वो पीली छतरियां, बिल्कुल बिल्कुल, चिले, जॉर्डन, पाकिस्तान, राइट। सो ये जो हम अभी उमरडाना देख रहे हैं, दिस हैज ऑल्सो बीन बिल्डिंग अप। लेकिन स्ट्रीट का जो, जिस ऑर्डर का जो है, वो स्ट्रीट ये कह रही है, और स्ट्रीट जो है वो नौजवान है, तमाम दुनिया में नौजवान है, वो ये कह रही है कि हम ना सिर्फ इस ऑर्डर से खुश हैं, बल्कि हम तुम्हें ये राइट नहीं देते कि सिर्फ तुम डिसाइड करो कि ऑर्डर क्या। अच्छा, एक अगर तारीखी तौर पे, तुम एक मिनट में, तुमसे क्या मुराद है? यानी वो चौधरी, यानी दोनों चौधरियों को कह रहे हैं? बहुत, हर चौधरी को कह रहे हैं, हर चौधरी, लेकिन अमेरिका को कह रहे हैं, फ्रांस वाले फ्रांस के चौधरी को कह रहे हैं। यूनाइटेड नेशन भी एक ऑर्डर का हिस्सा था ना, जो एक उसके बीच में एक जो ऑर्डर था, वो एक मल्टीपोलर मल्टीलैटरल ऑर्डर था। कोविड में बिल्कुल टूट गया। पहली आपकी ग्लोबल क्राइसिस आई आपकी जिंदगी की, और जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर था उससे आप बिल्कुल, आपने उसको ठुड्डा मार दिया। आपने कहा मैं अगर मास्क मारूं, मेरे एयरपोर्ट पे मत आना, मैं तुम्हें अपने मास्क नहीं दूंगा। जर्मनी कहता है इटली को, तुम इधर आओगे तो मेरे कवायद होंगे, हमारे कोई ग्लोबल रूल नहीं है कि कौन सी वैक्सीन चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। मुल्कों के अंदर इवन डिवीजन, राइट। सो जो हमने कोविड में डिजीज तो देखी, लेकिन उसके साथ जो हमने देखा कि द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेशन,
वो ख़त्म हो गया। वो उस पे जो जद आई है, और आप वो फिर हमने वो देखते रहे। पहले हमने देखा कि कोविड में वो बेचारे जो WHO के हेड हैं, माशाल्लाह, ही इज अ हीरो, ही इज अ सुपर हीरो, लेकिन उनको आखिरी बार देखा आपने टीवी पे आए और उन्होंने कहा जी पैंडेमिक हो रहा है। उसके बाद हर मुल्क ने कहा अच्छा नहीं जी, अब मैं तो वापस जा रहा हूँ एनिमल अपनी इंस्टिंक्ट पे, फर्स्ट मी, मैं अपने आप को बचाऊंगा, किसी ने मेरे मुल्क में नहीं आना, मेरा बंदा इधर नहीं जाएगा, राइट। दैट इट स्टार्टेड क्रम्बलिंग। हालांकि वो उसमें हम कर सकते थे ना कि हम एक ग्लोबल दुनिया उसका एक ग्लोबल रिएक्शन हो सकता था कि वो जो आपकी ट्रैवल की रिस्ट्रिक्शंस हैं बजाय हर मुल्क अपने बनाए, आपने पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर 70 साल का था। अच्छा, बट दैट वाज नॉट द ओनली वन। आप फलस्तीन पे देख लें, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल जब सिक्योरिटी के सबसे बड़े मसले पे बात नहीं कर सकती, राइट। सो व्हाट यू आर सीइंग इज कि वो बेचारे, अगेन आई थिंक ही इज अ सुपर हीरो, गुटेरेस, ही ट्राइज के जी तुम पीस की बात करो, लेकिन उनको करने नहीं जाती। कहने का मकसद ये है, दिस इज नॉट अबाउट दीज इश्यूज, दिस इज कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो इदारे हैं उस ऑर्डर। नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सड़कों पे भी चौधरी हैं? नहीं, वो सड़कों पे चौधरी हैं, सड़कों पे गुस्सा है, सड़कों पे गुस्सा है, सड़कों पे गुस्सा है। और गुस्सा जो होता है वो बड़ी चीज होती है। इन अ वे, अगेन मैं हिस्टोरिकल बात करता हूँ, इस वक्त जो सड़कों पे है इट इज समथिंग वेरी स्पेशल। और स्पेशल से मेरी मुराद ये है कि ये किसी एक सड़क पे या किसी एक मसले पे नहीं है। आपको इन्वायरमेंट के मसले पे सड़क पे नजर आता है, आपको मुल्कों की अंदरूनी सियासत पे सड़क पे नजर आता है, इमिग्रेशन पे नजर आता आपको है, इमिग्रेशन पे नजर आता है, बुनियादों आपको एंटी इस्लाम पे नजर आता है, आपको प्रो इस्लाम पे नजर आता है, एक ही मुल्क में नजर आता है। तो जो आपकी सियासत है, जो जिसके लिए अगेन मैं इदारों पे आता हूँ, जो इदारे बने हुए थे, जमहूरियत बनी हुई थी, पार्लियामेंट्स बनी हुई थी, राइट, बनी हुई है, यूनाइटेड नेशन बनी हुई है। सड़क ये कह रही है कि यार हमें तुम पे अब एतबार नहीं रहा। देखे ना, जमहूरियत का रूल ये था, ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है, ये जिसको हम कहते हैं कि पुराना ऑर्डर खत्म हो रहा है, खत्म हो गया है, ये हो चुका है, खत्म हो ही रहा हो, टूट चुका है, और हमारे सामने टूट रहा है, और उसका मलबा हम पे गिरा। अच्छा, ये ऑर्डर है, ये दूसरी जंग अजीम के बाद का ऑर्डर है या उससे पहले का ऑर्डर था? ये यानी हम पहली और दूसरी जंग अजीम के बीच में जो टूटा, जो टूट रहा है, जो टूटा वो पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम के बीच में एक क्योस था ना। देखिए, बहुत सारे जो अब तारीखदार हैं वो कहते हैं पहली और दूसरी थी नहीं, एक ही थी जो कंटिन्यू कर गई। ठीक है, पहली में जब नहीं काम कर सके, वो खिंच गई, तो उसके बाद उन्होंने किया, वो नहीं चला। उसके बाद जर्मनी फिर उसको पसंद नहीं आया, जो शराइ थी उसने उसका, सो जो जिसको हम दूसरी कहते हैं वो दूसरी नहीं थी, वो पहली का दूसरा हिस्सा थी। ठीक है, बट उसके बाद जो एक ऑर्डर बना, ये जो जंग अजीम जिसको हम कहते हैं, वो भी एक बिफरने, वो यही हुआ था ना कि एक ऑर्डर था, इंपीरियल ऑर्डर था। 4-5 बड़ी यूरोपियन ताकतों ने दुनिया को बांटा हुआ था, लिटरली बांटा हुआ था। बिल्कुल ठीक है। और अभी भी हम भुगत रहे हैं, नक्शा लेके एक टेबल के, अगर यार ये तुम्हारा है, ये मेरा है, कांगो तुम ले लो और ये मोजम्बिक मैं ले लूंगा। एम्पायर्स थी, राइट, इसी और 4-5 शहजादे एक खानदान के। बिल्कुल ठीक है। वो ऑर्डर जब बिफरा तो आप उसकी बहुत सारी चीजें हुई, जिसमें जंग अजीम भी हुई। उसके बाद एक नया ऑर्डर, और होता है ना कि ऑर्डर जब बिफरता है, टूटता है, तो चोट लगती है। बहुत सी बड़ी ताकतें नहीं रहती, मसलन आपस में लड़े, फिर जो नया एक उठ के आता है ना, उसमें अमेरिका उठ के आया और दूसरी तरफ से रूस एक तरह से उठ के आया, तो एक नया ऑर्डर बना। अब वो जो ऑर्डर पिछले 70 साल का था, वो अगेन नाउ आई थिंक, जो हमने कई बार ये बात की है, लेकिन फ़र्क आज हम जब बात कर रहे हैं 2023 में, वो फ़र्क जो है जब मैंने 22 में या 21 में आपसे बात की, वो ये है कि अब हम कह सकते हैं कि यार ये ऑर्डर टूट चुका है। ये नहीं कि टूटेगा, ये टूट चुका है। एक स्ट्रीट की मुझे फिर से इजाज़त देने दें। ये जो हम स्ट्रीट पे देख रहे हैं ना, ये एक आप कह रहे हैं कि क्या है, ये इन अ वे ये थर्ड फोर्स है। अमूमन हम सोचते हैं कि जंग या जो कॉन्फ्लिक्ट होता है 2 बड़ी ताकतों में होता है, 2 झंडे लग जाते हैं, चीन अमेरिका। लेकिन एक थर्ड फोर्स होती है, सिविल फोर्स, जिसको सिविक फोर्स, लोगों की। वो कहती है हम दोनों को नहीं मानते, और ये नई बात नहीं है। ये लफ्ज़ है ना हम यूज़ करते हैं थर्ड वर्ल्ड, ये आपको पता है कहाँ से आया है? बहुत से लोग समझते हैं इसका मतलब ये है कि पहले वाले सबसे अमीर, दूसरा वर्ल्ड उससे कम अमीर और थर्ड वर्ल्ड उससे कम अमीर। ऐसा नहीं था। दिस कम्स फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, रूसो वगैरह के बाद, लोगों ने कहा कि यार तुम एक बादशाह की फोर्स है, एक ये रेवोल्यूशन की फोर्स है, और एक हम बीच में पिसे जा रहे हैं। वी आर द थर्ड फोर्स। अच्छा, राइट, सो दैट थर्डनेस इज द स्ट्रीट। अच्छा, क्या मैं इसको इस तरह से कह सकता हूं कि जब जंग अजीम हुई है, तो जंग अजीम चौधरियों के दरमियान नहीं हुई, चौधरी अंदर से भी
मिसाल के तौर पे ज़ारे रूस भी तो गया ना, मतलब एक अंदर भी तो एक यानी बादशाहतें अंदर भी तो टूटी ना, चाहे वो बरतानिया की हो, चाहे वो मतलब अगर हम वही मेटाफोर यूज करें, मतलब अंदर भी तो, हाँ, जो ऑर्डर था वो चौधराहट थी। ठीक है, एक निजाम था जिसमें चौधरी थे, ठीक है, और उस चौधराहट के खिलाफ ये थर्ड फोर्सेस, जिसको आज हम स्ट्रीट कहते हैं, जो आज टेक्नोलॉजी से होती हैं। मैं कहने का मकसद ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नई है, हमेशा हर कहानी नई होती है, लेकिन उसमें एक पुरानी की झलक जरूर होती है। सो वो जो निज़ाम था कि जिसमें चौधरी बांट लेंगे और बाकियों को वो खुश रखेंगे कि निज़ाम चलता रहे, उस निज़ाम के खिलाफ हुई बगावत। उस बगावत के नतीजे में ऊपर चौधरी लड़ रहे हैं, चौधरियों के खिलाफ भी लड़ाई हो रही है, नहीं, चौधराहट के खिलाफ लड़ाई हो रही है, बिल्कुल ठीक है, और अभी भी यही है। बिल्कुल इन अ वे व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो चौधराहट जिसको हम कह रहे हैं, जिसको ऑर्डर कह रहे हैं, राइट, इट इज नॉट सिंपली कि एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर को तोड़ रहा है। एक पब्लिक विल है इस वक्त, और वो हर तरफ है। वो ट्रंप के जो सपोर्टर हैं वो भी यही कहते हैं कि हमें ये चौधराहट पसंद नहीं, क्लीन द स्वैम्प। अच्छा, और जो उसके अपोनेंट्स हैं वो भी यही कहते हैं। उनका नजरिया फर्क हो सकता है, लेकिन डिमांड ये है कि जो सिस्टम है दुनिया का, उसके खिलाफ आप समझ लें एक तरह से एक बगावत है, उसके खिलाफ एक फ्रस्ट्रेशन है। उस फ्रस्ट्रेशन में कभी इन्वायरमेंट के नाम पे, कभी जंगों के नाम पे, कभी इमिग्रेशन के नाम पे, कभी कल्चर के नाम पे, मजहब के नाम पे, ये तमाम जो लोगों की फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन से मुराद ये कि तमाम वो जो डिमांड्स जो सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, राइट। लोग कहते हैं कि यार या तो तुम, अच्छा देखे ना, जब आप प्रोटेस्ट क्यों होते हैं, प्रोटेस्ट किसी चीज़ पे भी हो, आटे पे हो, चीनी पे हो, मजहब पे हो, किसी भी चीज़ पे हो, प्रोटेस्ट क्यों होता है एक सोसाइटी में? प्रोटेस्ट इसलिए होता है कि एक वक्त आता है कि सोसाइटी के लोग कहते हैं यार मैं जो चीज़ चाह रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रही इस निज़ाम से, अब मैं इतना अख गया हूँ, अब मैं इतना तंग आ गया हूँ कि मैं खुद सड़क पे आ जाऊँगा, क्योंकि जो एक निज़ाम है जिसमें मैंने वोट दिया था, एक बंदा गया था पार्लियामेंट में, या एक मेरा बादशाह था, वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव था, वो डिलीवर नहीं कर रहा, तभी आता है। नहीं, मुझे फिर एक बात बताएं ना, आपने अभी बात की कि ये जो ऑर्डर था इसका कोई लिंक, जिसको रूल बेस ऑर्डर का नाम भी दिया, ये जो भी नाम दिया गया, मुझे नहीं पता क्या रूल बेस ऑर्डर क्या था, बहरहाल जो भी था, अब उसमें लोगों ने तो वोट डाल दिए, लोगों ने वोट डाले और एक सदर मुंतखब हो गया, अब मुजाहरे उसी सदर के खिलाफ हो रहे हैं, तो फिर ये क्या है? इसलिए कि जो जिस वजह से वोट डाला था, जिस वादे से वोट डाला था, जिस उम्मीद से वोट डाला था, जब वो पूरा नहीं हुआ, और खुसूसन ट्विटर के दौर में जब मैंने सुबह ट्वीट की और शाम तक वो काम नहीं हुआ, तो फिर मैंने कहा यार मैंने जो तुम्हें दिया था ना कॉन्फिडेंस, वो मैं वापस ले रहा हूं। अच्छा, अब ट्विटर से एक बात याद आई, जो कि अब एक्स है। मुझे अब ये बताएं कि एक तो आपने कहा कि वो चौधरी हैं बहुत सारे जो कि मुख्तलिफ तख्तों पे और सीट्स पे और वो घेर के बैठे हुए हैं पार्लियामेंट से, जो भी पावर स्ट्रक्चर, एक वो हैं जो सड़कों पे हैं, सड़कों वाले उनसे, लेकिन एक ऐसा भी पोल है जिससे ऐसा लगता है कि सब खुश हैं। अच्छा, वो जो पोल है या वो जो तबका है उसे सब खुश इसलिए है कि वो शायद इन सब पे हावी है, और वो पकड़ के अमेरिकी सदर का ट्विटर अकाउंट बंद कर देता है। ये देखिए ना, वो भी तो पोल है, मतलब बिजनेस, ये नहीं टेक्नोलॉजी, ये जो जाइंट्स हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप को टेलीफोन आए इस वक्त कि जी फलाने मुल्क का वजीर खारजा बात करना चाह रहा है, और दूसरी तरफ से आपको आए कि एलोन मस्क बात करना चाह रहा है, तो लोग जाएंगे कि भाई एक मिनट यार, एलोन मस्क को जरा सुनो क्या बात कर रहा है। तो मसला ये है कि मेरे कहने का मकसद ये है कि अच्छा वो यानी अमेरिकी सदर का बंद कर दिया उसने उठा के, अच्छा फिर खोल दिया, उसकी मर्जी है, तो अच्छा लोग खुश भी है कि यार क्या बात है यार, अच्छा उसको कोई उसको तारीफें कर रहा है, कोई कह रहा है कि अच्छा नहीं, तो ये भी पोल है कोई। अच्छा, ये चाइना के साथ भी हैं, ये पूरी मतलब इनकी अपनी एक, ये डिक्टेट भी कर रहे हैं, ये बता भी रहे हैं, ये क्या है? देखिए पोल कहना मेरे ख्याल में, चाहे वो स्ट्रीट हो या ये हो, पोल कहना, तो पोल तो हम अमूमन कहते हैं ना कि एक पावर का अलायंस होता है, ठीक है, वो हो या ना हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कुव्वत है, बहुत बड़ी कुव्वत है। और टेक्नोलॉजी, सिर्फ मैं अगर थोड़ा सा एतराज करने की इजाजत हो, वो ये नहीं है, आई डोंट थिंक कि लोग खुश हैं। आई थिंक कि लोग, और बहुत से लोगों को जितनी तशवीश इस वक्त टेक्नोलॉजी से है, शायद किसी और चीज़ से नहीं है। अच्छा, और खुसूसन एलोन मस्क का आपने जिक्र किया, और जो आपने कहानी की, उसने हम पे साबित ये किया कि जिसको हम समझते थे कि दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन आदमी कौन है, राइट, एक वक्त तक मैं कहूँ ताकतवर तरीन आदमी, आपके जहन में एकदम ख्याल आएगा अमेरिका का सदर।
आज जब हम कहते हैं तो मुझे पता नहीं कि वो कौन है, वो कौन है? कि वो ट्विटर का पिछला मालिक था जैक, या वो ये वाला मालिक है इलॉन मस्क, जैसे आपने कहा, राइट? सो बट ये ओपन एआई का क्या बनेगा आगे, सीईओ कौन होगा, आगे किस तरह या जाएगा, एआई का चैट क्या होगा, बिल्कुल एआई की वजह से। सो आई थिंक टेक्नोलॉजी पे बहुत सी तशवीश है, कुछ जस्टिफाइड है, कुछ नहीं जस्टिफाइड है, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो रोल है, जितनी उसकी इंपॉर्टेंस है, उसने इसको एक पॉलिटिकल प्लेयर बना दिया। नहीं तो सबसे बड़ा पोल फिर Right? वो है, अगर आप सबसे बड़ा चौधरी वो है। अगर आप दुनिया की सारी ताकतों को जमा कर लें बाय जीडीपी, ठीक है, तो एक आध मुल्क के बाद फिर बाकी सारी तो कंपनीज होंगी, ये जिनकी आपकी स्क्रीन पे तस्वीरें नजर आ रही हैं। और नॉर इज दिस रियली दैट अनयूजुअल इन अ वे। मैं अगर आपको दो मिसालें दूं कि हम ये जो हम आप बात कर रहे थे ना कि जंग अजीम की, इन अ वे वो जो जंग अजीम से बिल्कुल पहले का टाइम था, वो बिल्कुल ऐसा ही टाइम था। लोग स्ट्रीट पे थे, नई टेक्नोलॉजीज आ गई थी जिनको हमें इस्तेमाल करना नहीं आता था। मेनी ऑफ देम वर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तब वो अखबार के हवाले से थे, इसके हवाले से नहीं थी। न्यू आइडियाज वर कमिंग, राइट? कहीं मार्क्स का आइडिया आ रहा है, कहीं फ्रॉइड का आइडिया आ रहा है। सडनली जो ना एक अफरा तफरी थी, जानी टोटल अफरा तफरी थी ऑफ आइडियाज। देयर वाज अफरा तफरी ऑल्सो ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टीम इंजन बन गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई। उन टेक्नोलॉजीज ने सोसाइटी को जो है बहुत मोबिलाइज भी किया और एक्साइट भी किया। बंदा हवा में उड़ता भी है, तो वो बंदा हवा में उड़ता है, देखें ना, बंदा जहाज फोन उठाता है, टेक्नोलॉजी। बंदा जो है वो स्लो ट्रैवल की बजाय फास्ट ट्रैवल करता है। बंदा घर में लाइट जला देता है, बंदे के पास नए आइडियाज आ जाते हैं, ट्रेन भाप से चल रही ट्रेन है, भाप। सारी चीजें हम कई बार हम ये खप समझते हैं कि हमारा इलाका, हमारा टाइम जो है ना, ये टेक्नोलॉजी का बड़ी जबरदस्त चीज है। लेकिन इफ यू थिंक अबाउट टेक्नोलॉजिकल चेंज, स्केल ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, तो वो जमाना भी हमारे जमाने की तरह था। और जो पॉलिटिकल टर्मोइल आप कहते हैं जो आया है जो ऑर्डर में, तब भी उसी वजह से आया था और पार्टली उसी वजह से आया था जो अभी आया था। एक और इजाजत दें, ये जो हम सोचते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं या आज की जो कंपनीज हैं ये बहुत बड़ी हैं, राइट? कि कंपनीज जो है वो मुल्कों की तकदीर का फैसला कर सकती हैं। पाकिस्तान बेचारा जो है, हम आईएमएफ से 1 बिलियन इधर 2 बिलियन उधर की बात करते हैं, वो एक एक दिन 30 बिलियन 6 महीने वाली कंपनी जो है वो इतने बिलियन बनाओ, सीपीयूज बनाओ। इन अ वे दैट इज ऑल्सो नॉट न्यू। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट का झंडा या फेसबुक का झंडा जो है वो पावर का सिंबल नजर आता है, तो याद रखें कि जहां हम बैठे हैं इसकी कॉलोनाइजेशन तो एक कंपनी ने की थी ना। बाद में वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, तो वो एक तरह से तिजारत के लिए उस वक्त का एक गूगल है जो एक फेसबुक के डब्बे के अंदर पड़ा है, जो एक ट्विटर के पैकिंग में है, उसको आप मिला लें तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। बट इट वाजंट जस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वाज द अफ्रीका कंपनी। सो ये जो कहने के मकसद ये कि अ लॉट ऑफ दीज ग्रैंड फोर्सेस जो पावर के मंबे हैं वो तो वही है ना। कुव्वत कहां से आती है? कुव्वत या तो आती है बंदूक से, और बंदूक आती है पैसे से। इसलिए पैसे से आती है कुव्वत। पैसा जब कॉन्सेंट्रेट होता है, राइट? ये अगेन कार्ल मार्क्स भी यही कहता था, दूसरे भी यही कहते हैं। लेकिन इन अ वे द ग्रैंड नैरेटिव्स ऑफ हिस्ट्री जो हैं वो काफी स्टैटिक रहते हैं। ग्रैंड नैरेटिव्स ऑफ हिस्ट्री कि टेक्नोलॉजी का रोल, पावर का रोल, पैसे का रोल। अभी यानी लेट्स से कि हम यानी आप ये कह रहे हैं कि ये वो एरा है जो पहली जंग अजीम से पहले का, लोग बेचैन हैं, समझ नहीं आ रहा कुछ जैसा। अच्छा, अब वहां पर जो है वो उसने नए ऑर्डर, एक पहले ऑर्डर था, जार बैठे हुए हैं, तो ये ऑटोमन एम्पायर है, तो ब्रिटिश एम्पायर है, तो ये स्पेनिश फलाना दिमाग जो भी सारा चल रहा था। अच्छा, अमेरिका भी नया नया अभी सेटल हो रहा है, कोई समझ नहीं किसको वोट डालना है, किसको नहीं डालना, किसको क्या सा। तो ये जो है ये फिर उसके बाद जो है वो आपस में मुल्क टकरा गए, चौधरी टकरा गए, चौधरीयों के अंदर भी बगावतें हो गई, इनकलाब आ गए, मुख्तलिफ तख्ते गिर गए, हो गया था। मुझे अब ये बताएं, आज की दुनिया में आपने कहा कि आप 60 से ज़्यादा ममालिक आपने देखे हुए हैं सारा। मुझे ज़रा ये बताएं कि पहले तो यूरोप क्या है? क्योंकि मैं आपसे ही पहले भी मैं इसमें पूछता इसलिए हूँ क्योंकि यूक्रेन जंग चल रही है, ठीक है ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यूरोप से क्या मुराद है? क्योंकि यूरोप है, एक यूरोपीय यूनियन है, एक नेटो है, एक शेंगन है, एक जो है वो मतलब क्या है यूरोप, क्या है? अच्छा, इसके पस मंजर में मैं इसी पे आता हूँ। कोई बड़े आजम भी नहीं है अगर ज्योग्राफी के आप खुद हैं। एक पस मंजर में एक तो ये कि जो आप कह रहे हैं ना कि वो जो ऑर्डर था उसके हवाले से कि यूरोप क्या है, तो एक तरफ से तो यूरोप एक ज्योग्राफी है,
नहीं, यूरेशिया हो तो नहीं, मैं आ रहा हूँ। एक तरफ एक तरीका ये ना कि यूरोप कहते हैं ज्योग्राफी है, एक नक्शे पे कुछ लकीरें हैं, उसके बीच में मामले का वो है। एक यूरोप को देखने का तरीका ये है कि इट इज एन ए पावर स्ट्रक्चर इन अ वे। मेरे ख्याल में पार्टली ये हो रहा है कि जो नई दुनिया सपोजिटली आई थी ना, जो पिछले ऑर्डर की थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका की तरफ और उस कोल्ड वॉर की तरफ नई कूफतें बढ़ गई। पुरानी दुनिया अब वापस आ रही है कि यार तुसी लंघो हुन साडी वारी फिर। तो पुरानी दुनिया से क्या मुराद? यूरोप की पावर गेम्स, चीन की पावर गेम्स, राइट? सो आप पुरानी एम्पायर्स हैं, जो एम्पायर्स हैं। अच्छा, वो एम्पायर्स कहने का मकसद नहीं है, लेकिन यूरोप एज एन आइडिया, अगर हम इसको एज ए जियोग्राफी ना लें, एज एन आइडिया लें कि जी हमारा एक हक है एक खास किस्म की पावर पे, बिल्कुल ठीक। तो देखा ना, पुरानी जो ये ज्योग्राफीज भी और बर्रे आजम जो होते हैं, कोई असली चीज तो नहीं होते ना, ये तो एक लकीर होती है, किसको डाल देते। ठीक है। और वो लकीरें कैसी डाली थी? पावर स्ट्रक्चर से डाली थी। आपने कह दिया तुम अफ्रीका, तुम एशिया, राइट? ये कोई नेचुरल रियलिटी, साउथ अमेरिका, हाँ, ये नेचुरल रियलिटी तो नहीं है, ये पॉलिटिकल रियलिटी। लोग समझते हैं कि शायद एक ही अमेरिका है, उसके दो हिस्से हैं। तो ये जो होती है ये पॉलिटिकल रियलिटी है। यूरोप इज अ पॉलिटिकल रियलिटी जिसकी एक पावर हिस्ट्री है। अगर आप देखें कि यूरोप में क्या हो रहा है, अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट, सो मैं जस्ट फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, पहले तो ये हुआ कि यूरोप का नक्शा बदल गया। ठीक है। सो ब्रेक्सिट क्या था? ब्रेक्सिट से पहले जो एक एक्सपेरिमेंट थी जिसमें यूरोप ने कहा कि हम सारे भाई भाई और हम मिल के, क्योंकि देयर इज एन अमेरिका। ये जो यूरोप था, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो प्री ब्रेक्सिट यूरोप था, हाँ, ये भी तो वर्ल्ड वॉर के बाद ही बना है ना, उससे पहले तो लड़े आपस में, लड़े थे वो। इट गोज बैक, अगर आप इजाजत दें, टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि जो ऑर्डर, अगर मैं सही हूं कि ऑर्डर टूट चुका है, तो वो क्या ऑर्डर था जो टूटा? वो ऑर्डर की क्या लवाजमात थी? उसकी एक लवाजमात ही थी कि बड़ा चौधरी यूएस, ठीक है, बड़ा चौधरी आंख दिखाएगा तो मुझे पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं मान लूंगा बात, ठीक है, राइट? इसलिए इराक में भी आप चले गए, आप सीरिया में भी चले गए। ऐसा नहीं था कि दुनिया को जर्मन और फ्रांस की दोस्ती हो गई। हाँ, अच्छा, दूसरा ये कि बाकी सारे हाँ, ठीक है, उसके जो है ऑर्बिट में तो ईयू है। ऐसा नहीं है कि ईयू को हमेशा पसंद था यूएस, लेकिन उन्होंने एक बेसिकली एक कैलकुलेशन की कि यार दूसरों से ये बेहतर है। मैं आपसे एक सवाल करके ना और फिर वक्फे पे जा रहा हूँ। क्या अमेरिका एक कॉलोनी है यूरोप की? मैं एक वक्फा नहीं, ये मौजूदा अमेरिका जो है, अमेरिका के असर लोग तो नहीं है ना वहाँ। एक मिनट, तो क्या अमेरिका में जिससे पूछो, देखिए ना, बाइडेन भी आके कहता है कि एक मिनट ठहर जाओ, मैं जरा आयरलैंड में जा रहा हूँ, तो मैं अपने पुराने इलाके में जरा घूम के आता हूँ ना। वो सही है, मतलब अमेरिका समझता, आई थिंक पिछले ऑर्डर में अमेरिका समझता कि यूरोप मेरी कॉलोनी। एक वक्फा और वक्फे के बाद में आपसे ये पूछूंगा कि 4, 5, 6, 8 नस्लें छोड़ के तो हर बंदा कहता है ना कि मेरे वो परदादा या तो स्पेन से आए हुए थे, इंडिया पाकिस्तान के शायद चौथी नस्ल चल रही होगी कोई, बाकी तो असल अमेरिकन तो नहीं है। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर आदिल नजम के साथ। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। प्रोफेसर आदिल नजम साहब से गुफ्तगू चल रही है कि ये दुनिया में क्या सारा निज़ाम टूट रहा है, और निज़ाम है क्या? कोई निज़ामुद्दीन निज़ाम दीन तो नहीं है यहाँ पे। तो ये कौन सा निज़ाम है जो टूट रहा है और ये किस तरह दुनिया जा रही है? और वक्फे पे जाने से पहले प्रोफेसर साहब से मैंने कहा कि क्या अमेरिका एक कॉलोनी, और मैंने इस तनाजुर में कहा डॉक्टर साहब कि देखें, आप पाकिस्तान में आप कहते हैं हड़प्पा, टैक्सेला, इंडिया में जाते हैं आपको नज़र आती है कोई 3000 साल पुरानी कोई इमारत या जगह या कोई। अब चाइना में जाते हैं उनकी पूरी हिस्ट्री, अब फ्रांस में जाते हैं हम कहते हैं महल, यार वो देखे ना, ये यहाँ पे रोमन्स होते थे और ये होते थे। इवन अफ्रीका में जाते हैं आपको पता नहीं, अमेरिका में आपको क्या मिलता है? डिज्नीलैंड। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका में जो लोग हैं तो सारे इमिग्रेंट्स हैं ना। अभी 100 साल 200 साल पुराने कोलंबस के बाद अगर हमारे, मतलब सर आप जहाँ काम करते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी, आप मिलते हैं लोगों से, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी यार ये हम जा रहे हैं, यार जरा छुट्टियां आ गई बच्चों की, तो अपने मुल्क जा रहे हैं वापस। नहीं, हम यूरोप जा रहे हैं या हम इंडिया पाकिस्तान जा रहे हैं, मुल्क नहीं कहते, बट यू आर राइट कि अमेरिका की कॉलोनाइजेशन में ऐसा नहीं है कि तारीख नहीं थी, लेकिन जिनकी तारीख थी उनको तहस नहस कर दिया जाए, जेनोसाइड की गई, जिसको हम नेटिव अमेरिकन का कहते हैं। और इन अ वे उससे उनको ये मिला कि क्लीन स्लेट मिल गया, उन्होंने एक नई चीज बना दी। लेकिन जो आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था कि क्या अमेरिका कॉलोनी है, अमेरिकन जहन में अब तक अमेरिका कॉलोनी नहीं थी, अमेरिका कॉलोनाइजर था। ठीक है, राइट? दुनिया भर उसकी कॉलोनी थी। और जो पिछली जंग अज़ीम के बाद, लेकिन असल में वो
असल यार असल तो नहीं होता ना, एक वक्त पे होता है, एक मैं वक्त आपसे कह रहा हूँ कि 200 साल 250 साल पहले उन्होंने कॉलोनाइज किया ना। इसीलिए किया ना, ठीक हाँ है, इसी बिल्कुल कि उससे पहले जो था अमेरिकन में, यूरोप समझता था कि यार अमेरिका जो है ये कॉलोनी है, हम संभालते थे, ये तो हमारे बच्चे। ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर आई, नया जब निजाम आया, अमेरिका चौधरी बना, उसने अच्छा उस चौधराहट की जो हम जिसको हम बात करते हैं कि वो ऑर्डर क्या था, उसमें एक तो यूएस अथॉरिटी, यूएस की एक अथॉरिटी थी, एक उसमें सो कॉल्ड ये रूल बेस्ड जिसका आपने भी जिक्र किया, और वो रूल बेस्ड का मतलब ये हो गया था कि मैं अमेरिका रूल बनाऊंगा और मेरे पास मॉरल अथॉरिटी है। आप अगर अमेरिकन नैरेटिव देखें इस पिछले ऑर्डर में, तो वो एक बड़ा मॉरल नैरेटिव था। मॉरल से मतलब ये था कि ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी ऑफ पीपल, राइट। सो ये एक नई इर्तिका थी कि उससे पहले एम्पायर जो थी अमेरिकन ड्रीम्स के लोग अमेरिकन ड्रीम, बिल्कुल, राइट, जस्टिस। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त जो हम चीज देख रहे हैं कि दी अमेरिकन, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ऑर्डर टूट रहा है, अमेरिकन मॉरल अथॉरिटी जो है वो क्रम्बल हो रही है। खुसूसन हम ये देख रहे हैं फलस्तीन के हवाले से, राइट, कि अमेरिकन, ना सिर्फ बाकी दुनिया, अमेरिकन खुद ये कह रहे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर लोगों ने स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर ये कह रहे हैं, एंड दिस आई थिंक इज अ ग्लोबल सिनारियो में इज अ वेरी मेजर थिंग, बिकॉज जिस बेसिस पे अमेरिकन इंपीरियलिज्म अगर आप उसे कहें, उसका जो बेसिस था वाज नॉट, जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का बेसिस था वो ट्रेड एंड कुव्वत बाजू थी, बंदूक थी। अमेरिकन इंपीरियलिज्म का जो बेसिस था दैट वाज पार्टली ए मॉरल अथॉरिटी। अच्छा, दो राइट, थे। एंड दैट मॉरल अथॉरिटी इज बीइंग अच्छा, क्वेश्चन। यानी एक सॉफ्ट पावर थी उसकी, सॉफ्ट इमेज, हॉलीवुड और ये गाने और सारा जो बड़ा खूबसूरत एजुकेशन, लोग पढ़ रहे हैं, तो तरक्की हो रही है। और जब वो गुस्से में आता था तो दो तरीके, या तो जंग छेड़ता था, हमला कर दिया किसी मुल्क पे, या पाबंदियां लगा दी, सैंक्शंस। अच्छा, अब ये रशिया पे सैंक्शंस लगी तो रशिया तो निकल गया उसमें से, और उस दिन इसकी इधर उधर फंसा हुआ है, कहीं रोज फायर करता है अपने बंदे, और ये स्टेलमेट में चला गया मामला। दोनों चीजों पे अगर एक एक इजाजत हो, जो आपका पहला बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, आपको याद होगा, पता नहीं आपके नौजवान व्यूअर्स जानते हैं नहीं, शायद आप तस्वीर लगाने, जॉन वेन एक एक्टर था, जॉन वेन, राइट, ये वो वेस्टर्न का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जॉन वेन वाज द इमेज ऑफ अमेरिकन मॉरल पोजीशन। एक बड़ा सा आदमी, हैट पहनी हुई है, यहां बंदूकें लगाई हुई हैं, वाइल्ड वेस्ट में, जिसको कॉबॉय, राइट, उसकी पावर भी है बट जेंटल एट हार्ट, राइट, कि मैं मॉरल अथॉरिटी से, मेरे पास पावर है लेकिन मैं तुम्हें विन करूंगा बाय मॉरल अथॉरिटी, राइट। दैट मॉरल अथॉरिटी इज नाउ बीइंग क्वेश्चन्ड बाय द एक्शंस ऑफ, ना सिर्फ ये फलस्तीन के हवाले से तो खास तौर पे, लेकिन उससे पहले भी इराक में, उससे पहले सीरिया में, अफगानिस्तान में। तो मैं जो कह रहा हूँ ये चीज़ क्रम्बल हो रही है, पार्टली दुनिया मानने को तैयार नहीं है कि ये जो है हम ये उन्होंने तस्वीर लगा दी है जॉन वेन की, सो दैट जॉन वेनिज्म ऑफ द अमेरिकन इंपीरियलिज्म इज नॉट ओनली अंडर क्वेश्चन बट रियली अंडर सीरियस थ्रेट। लेकिन कतई कलम, जिसको आप कह रहे हैं जॉन वेन और हीरो था अपनी नजर में, हाँ, ये तो कॉलोनाइजर था। हाँ? देखिए, असल में तो उन फिल्मों में जो विलन्स हैं, जो जिनको जो लड़ रहे हैं, वो तो असल में इसलिए लड़ रहे हैं कि कॉलोनाइजर आ गए हैं हमारे इलाके में, और जिनको विलन दिखाया हुआ है यार, जो आ रहे हैं, और वो अपने पुराने, ये जो फिल्में हैं ये तो एक्चुअली एक तरफ प्रोपेगेंडा मूवीज है ना, लेकिन इसमें कभी आपने कोई विलन्स जितने हैं, हीरोज बड़े अच्छे बने हुए हैं जनाब, वो बंदूकें भी लगी हुई हैं, और वो गुड बैड है ना अगली, लेकिन जो दूसरे हैं बेचारे, उनकी तो जमीनों पे कब्जे हैं। और देखें तारीख में, ये तो रियलिटी ऑफ पावर है ना, जो पावर में होता है वो अपने आप को जॉन वेन ही समझता है। अच्छा, वो हर जगह, हमारी तारीख में भी हमने तो ये इसको किया है, तो चीन भी यही करेगा, हार्ड दिखा के अच्छा, कोशिश की गई है ना, जो सॉफ्ट पावर है ना, लेकिन असल में तो वहां उनका कत्लेआम हो रहा था ना। हाँ, वो सॉफ्ट पावर का मतलब ये, हम कई बार समझते हैं सॉफ्ट पावर का मतलब है कि म्यूजिक बड़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है। अच्छा, जब उससे ज्यादा ये है कि सॉफ्ट पावर में आप एक खास अपना एक, जिसको अब हम बयानिया कहते हैं ना, बयानिया ना, एक नैरेटिव होता है, उसको आप गाने में भी, उसको आप म्यूजिक में भी, उसको आप प्रोजेक्ट करते हैं, राइट। एंड पार्टली अगेन माय पॉइंट अगेन एंड अगेन इज कि वो इमेज जो है अब रिलायबल नहीं रहा। देखिए, मैं जब भी आता हूँ पाकिस्तान में, तो अगर आपके और आपके दूसरे दोस्त की बात करते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं अमेरिका ने ये कैसे कर दिया, और कई बार मैं मुस्कुराता हूँ, यार सारे मुल्क जो कहते हैं वो करते तो नहीं है, लेकिन देयर इज एन एक्सपेक्टेशन जो अमेरिका ने खुद बनाई कि हम बड़े मॉरली सुपीरियर हैं, राइट। एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू लिव अप टू दैट, देन वी गो बैक, जो आपके दोस्त हैं ना, जो हम बात कर रहे थे स्ट्रीट पे,
सड़कों पे स्ट्रीट पे वाले क्या कह रहे हैं, चाहे वो आज फलस्तीन के बारे में कह रहे हो, चाहे वो क्लाइमेट के बारे में कह रहे हो, चाहे वो रिलीजन के बारे में कह रहे हो, चाहे वो ट्रंप वाले हो, चाहे वो एंटी ट्रंप, यूक्रेन जंग से बड़ा बेजार है, यूक्रेन के बारे में हो, यूरोप हाँ, और बड़ा बेजार चाहे है। एक साइड के हो चाहे दूसरे के वो हो, कह रहे हैं कि इमिग्रेंट्स आ रहे हैं तो ये जंग के नतीजे में नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो भी हमारा लीडर है, यू आर नॉट डिलीवरिंग टू मी व्हाट यू सेड। तुमने जो मुझे इमेज दिखाया था, तुमने जो मुझसे वादे किए थे, तुमने जो मुझसे कहानी घड़ी थी, मैं वो सामने देख नहीं रहा, इसलिए मैं प्रोटेस्ट। लेकिन प्रोटेस्ट सिर्फ एक वजह से होता है, प्रोटेस्ट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन होता है। अगर मुझे अपनी सोसाइटी से, अपनी हुकूमत से चीज़ मिले जो मैं चाहता हूँ या जो मैं अपना हक समझता हूँ, तो फिर मैं गली में नहीं आता। गली में मैं तब आता हूँ जब एक तो गुस्सा हो कि मुझे मिल नहीं रहा, दूसरा ये एतबार ना हो कि थ्रू द रेगुलर प्रोसेसेस, जमहूरियत, वोट, ऑपेड लिखना, उससे मुझे वो चीज़ मिल जाए। डॉक्टर साहब ये होती है एक बात मुझे बताएं, लोगों के ये जो ब्रिक्स एक नया आया सामने, वो इसलिए ज़्यादा उसके अंदर गालिबन, जैसे मैं समझता हूँ उसको, कि ब्रिक्स इसलिए ज़्यादा ताकतवर हुआ कि डॉलर एज अ वेपन यूज़ हुआ। जैसे एक ज़माने में ऑयल एज अ वेपन, तो डॉलर एज ए वेपन यूज हुआ, तो लोगों के अंदर डर पैदा हो गया कि यार ये कल को तो सैंक्शंस लग गई तो हमारे तो सारे पैसे वहां होते थे बाहर, तो इस वक्त ऑप्शन दूसरा है। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे दो मुल्कों के दौरान ट्रेड हो रही है मिसाल के तौर पे, मतलब अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली इंडिया और चाइना देखिए ना, वो उनकी लड़ाई भी है लेकिन ट्रेड भी चल रही है, दो बड़े मुल्क हैं, या पाकिस्तान की रशिया। तो मतलब किसी मुल्क का आदमी जो है वो पहले डॉलर में करेंसी कन्वर्ट करवाएगा, फिर वो डॉलर से उधर करवाएगा, तो उधर पाबंदी। तो उन्होंने एक साइड का रास्ता निकाला, वो ब्रिक्स बन गया। तो ये डॉलर को कमजोर तो हो रहा है ना, अगर ब्रिक्स बढ़ रहा है और करेंसी बढ़ रही है और लोगों का ऑल्टरनेट आ रहा है और पाबंदियां लगने के बावजूद ये स्टेलमेट की तरफ चली गई जंग। देखिए ब्रिक्स तो मेरे ख्याल में एक वो वन ऑफ द बिग बैंक कंपनी का मेरे ख्याल कोई एनालिस्ट था, उसने ये याद किया कि जी सबसे बड़ी डेवलपिंग कंट्री इकोनॉमीज है, से ही निकला हुआ है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ऐसा लग गया, ब्रिक्स लग गया। सो आई थिंक उसका टोटल तो डॉलर से ताल्लुक नहीं है, उससे सिर्फ ये हुआ कि यार जो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था ना, एक सिस्टम बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के P5 है, वो P5 अब बड़े नहीं रहे। P5 ये समझ के ये सबसे बड़े मुल्क है। सडनली ये हुआ कि बाकी जब मुल्क बढ़ने शुरू हुए, उन्होंने कहा यार कुछ और पावर स्ट्रक्चर्स हैं जो इसमें है नहीं, तो उनका एक अपना नया पावर स्ट्रक्चर देखे ना। पहले ब्रिक्स की बात हुई, फिर G20 बन गया, G7 होता था, अभी भी G7, वो उसमें से भी एक कभी रशिया को ले आए, कभी निकाल लिया। पार्ट ऑफ दिस इज ऑल, एक अफ्रीकन यूनियन है, एक अफ्रीकन यूनियन है जिसको अब वो कहते हैं हम G20 का हिस्सा बनाएंगे एज अ यूनियन, राइट। ये सारी उसकी अलामतें हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एक जो सिस्टम था, एक जो स्ट्रक्चर था, दैट इज नो लॉन्गर सफिशिएंट। नहीं, कौन बनाएगा ये? अभी अमूमन कौन बनाता है कि जो ताकतें मौजूद होती हैं वो आपस में बैठ के, जैसे वो यूरोप में नक्शे बनाती थी ना कि ये तुम्हारा, ये हमारा, ये वही बनाती हैं। उसमें होता ही है कि नई ताकत होती है जो कमरे में नहीं होती, ब्रिक्स या G20 के बाकी ममालिक, वो कहते हैं कि यार या तो मुझे कमरे में आने दो, P5 में नहीं आने देते तो G20 बना दो। G20 यही है ना बेसिकली, इट्स एन एक्सपेंशन ऑफ द चौधरीज, इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ द बड़कास। आपने एक सैंक्शन की बड़ी जबरदस्त बात की, एक आई एम श्योर यू वुड नो, आपके व्यूअर्स भी शायद जानते हो, सैंक्शंस पता है ये जो मॉडर्न सैंक्शन है इजाद कब हुई? पहली जंग अजीम से पहले। अच्छा। और ये डेवलप हुई पहली और दूसरी जंग अजीम, थर्ड एवोल्यूशन कहते हैं। हाँ जी, दोनों जंग अजीम के बीच में जो चीज थी लीग ऑफ नेशंस, वहां ये एज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट इजाद हुई। और क्यों इजाद हुई? इसलिए कि जी ये हमें जंग से बचाएंगी। सो अर्जेंटीना पे सेक्शन लगती थी कि वो स्टील वगैरह के लिए चीजें भेजता था टू रशिया वगैरह। आई मे बी रॉन्ग ऑन द डिटेल्स, देयर सम वेरी गुड बुक्स रिसेंटली ऑन दिस। लेकिन सैंक्शन इजाद का मकसद ये था, जो अभी भी ये कहते हैं कि यार बजाय जंग के बेहतर ये है कि इकोनॉमिक सैंक्शन लगा के दबाव डालो ताकि गोली चलने से पहले काम हो जाए। लेकिन रशिया का आपने जिक्र किया, रशिया नहीं, द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस इज क्यूबा। अभी कुछ हफ्ते पहले ईरान पे तो अभी भी है, क्यूबा पे ईरान से भी पहले अमेरिका की वो और फिर हमास देखे ना, अभी टॉक्स अगर हो रही हैं तो हमास है ना उसमें प्लेयर, उसमें और रशिया में खुसूसन क्यूबा मैंने इसलिए भी जिक्र किया, हमास का भी यकीनन करूँ, क्यूबा का इसलिए भी जिक्र किया कि अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में वोट हुआ कि यार ये क्यूबा की जो सैंक्शन है ना, ये क्या तुमने लगाई, और सारी दुनिया ने कहा कि यार नहीं, हटा दो इन्हें।
और सैंक्शंस का रूल ये हुआ कि जब आप एक बड़ी ताकत पे सैंक्शन लगाती हैं दे डोंट वर्क, क्योंकि उसके पास, जैसे रशिया, सैंक्शन किस पे काम करती है? गरीब तरीन पावर पे या किसी भी मुल्क के गरीब तरीन लोगों पे। साउथ अफ्रीका पे एक जमाने में सैंक्शन लगी, दोज डिड वर्क क्योंकि वो अपार्थाइड के अगेंस्ट थी। क्यूबा पे डिड नॉट वर्क, ऐसे नहीं हुआ कि क्यूबा की गवर्नमेंट ने कहा हम हट जाएंगे। ईरान में ऐसा नहीं हुआ कि ईरान की गवर्नमेंट ने कहा अच्छा यार तुमने सैंक्शन लगा दी, सॉरी वेरी मच, हम हट जाते। लगाते हुए डरते भी हैं कुछ, क्योंकि देखिए ना, मिसाल के तौर पे अगर अफ्रीका में, आप अभी शायद अफ्रीका में थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, टैंजानिया पिछले हफ्ते। तो अफ्रीका में ये जो फ्रांस निकला वहां से, ठीक है ना, पूरा जो साहिल का बेल्ट है इस पे क्रूज शुरू हो गई पूरा, और ये इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, आप बेहतर समझते हैं। अब मसला ये है कि वहां से एक क्रूज शुरू हो गई और जनाब वहां पे एक तरह से यानी कॉलोनीज रही ना सारी, वहां से निकाल दिया। अच्छा, कद्दाफी को इसलिए तो नहीं मारा था कि वहां रशिया बेसी ले ले, देखे ना वहां रशिया के बैठ गया। तो बात मैं आपसे ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूं कि सैंक्शंस तो गरीबों में भी नहीं काम कर रही हैं, ये भी गरीब मुल्क ही है ना। गरीब मुल्क है, लेकिन उस मुल्क के गरीब को तो तंग करती है ना। नहीं तो वो किसी तरह से देखे ना, उसको भी ये एहसास तो है ना कि मेरे पास ये माइंस हैं, मेरे पास ये चीजें थी। यू आर राइट कि हमने पहली जंग अजीम दूसरी जंग अजीम के बीच में भी यही देखा कि सैंक्शंस डिड नॉट, ऐसा तो नहीं हो, अगर उसका मकसद ये था कि जी पीस आ जाएगी, हम जंग करने के बजाय इन सैंक्शन से कंट्रोल कर लेंगे, या वो जो वारसाई की ट्रीटी थी वो भी यही थी कि हम इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट से कंट्रोल कर लेंगे, वो नहीं हुआ ना। सेकंड जंग अजीम हुई। सो सैंक्शंस, आई एग्री 100% विद यू कि सैंक्शंस हैव नॉट वर्कड, और पार्टली इसलिए नहीं कि वो इंस्ट्रूमेंट गलत है, पार्टली इसलिए कि अगर आपकी नीयत गलत है, अगर सैंक्शंस एज ए टूल ऑफ पावर इस्तेमाल की जाएंगी तो उसका रिएक्शन एज ए टूल ऑफ पावर ही आएगा। डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे ये सवाल करूंगा कि आने वाले दिनों में फिर सुकून चैन की बांसुरी बजती नजर आ रही है कुछ अरसे में? अनकरीब तो नहीं आती, ना बांसुरी, ना सुकून, ना चैन, अनकरीब नहीं। ये तो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अभी तो मायूस कुन बात करके प्रोग्राम के, इट इज सैड, बट अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी आप, अच्छा अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी मजीद अफरा तफरी, मजीद हंगामे, मजीद टूटेगा ये सिस्टम। और यार जब घर टूटता है ना, जब इस बार में घर से मेरी मुराद दुनिया है, तो दर्द बड़ा होता है। नई चीज बनने के लिए कोई चीज पुरानी टूटनी होती है, और टूट का जो है ना, जो रेवोल्यूशन में, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे वो अमेरिकन रेवोल्यूशन हो, चाहे वो मुल्कों की आज़ादी हो, चाहे अफ्रीका की जो आपने कहानी सुनाई जो अब हम देख रहे हैं, उसमें किसी नई चीज की इजाद में टूट का अमल लाजमी है। 16-17 हजार आदमी एक महीने में मर गया, ये फलस्तीनी जो शहीद हो गए, वो लाजमी है, और टूट जो है उसका दर्द होता है। मेरे ख्याल में वो एक बड़ी मशहूर कहावत है, आजकल बड़ी कही जाती है कि द ओल्ड ऑर्डर इज डाइंग, a new order is struggling to be born. Now is the time of monsters. जब नई दुनिया बनती है, it is a time of monsters. आप अपनी खबरें उठा के देख लें, आपको एक से दूसरा बड़ा मॉन्स्टर नजर आएगा। डॉक्टर आदिल नजम साहब का कहना यह है कि कहीं सुकून, चैन और इत्मीनान की फ़ज़ा दुनिया में पैदा होने नहीं जा रही। उसकी वजह यह कि घर, जो कि एक दुनिया है जहाँ हम रहते हैं, उसका पूरा सिस्टम, उसकी पूरी इमारत, उसके सारे सतून वो गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, और हम सब के सरों पे गिर रहे हैं। इसलिए आने वाले हालात जो हैं वो शायद ऐसे नहीं जिनके बारे में हम ये कहा जाए। और डॉक्टर साहब ने आखिर में जो बात की कि जब इस तरह के हालात होते हैं, मॉन्स्टर्स आपको बद से बदतर उसमें किरदार नज़र आते हैं, अच्छे लोग भी नज़र आते हैं, लेकिन बदतर किरदार भी मामलात को अपने हाथों में लेते नज़र आते हैं। अगली नशीस में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।